हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम रिवेट-पोपर परिकल्पना यानी कि रिवेट-पोपर हाइपोथेसिस और जैव विविधता की क्षति यानी कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले रिवेट-पोपर परिकल्पना जो बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे हम रिवेट-पोपर परिकल्पना कहते हैं। उनके अनुसार जो प्रजाति की समृद्धि है यानी कि किसी भी जगह पर जो रिच बायोडायवर्सिटी है, समृद्ध बायोडायवर्सिटी यानी कि समृद्ध प्रजाति जो है किसी भी जगह पर, वो न केवल परितंत्र के लिए आधार होते हैं बल्कि आवश्यक होते हैं, और बल्कि वह पृथ्वी पर मनुष्य के सर्वाइवल के लिए, अस्तित्व के लिए भी आवश्यक होते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवधारियों की विभिन्न जातियां आपस में एक दूसरे से संबंधित रहती हैं, इंटरलिंक्ड रहती हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के इकोलॉजिस्ट पॉल एहरलिच ने जैव विविधता के महत्व को समझाने के लिए रिवेट-पोपर परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने परितंत्र की तुलना हवाई जहाज से की। उन्होंने कहा कि जो परितंत्र है हमारा, वो हवाई जहाज होता है। तो परितंत्र की तुलना उन्होंने हवाई जहाज से की, और उन्होंने जो विभिन्न भाग हैं, हवाई जहाज के जो विभिन्न भाग हैं, उनको जोड़ने वाले कलपुर्जों यानी कि कील या पेच, जिन्हें रिवेट कहा गया, उनके लिए उन्होंने प्रजाति की। तो जो प्रजाति हैं, प्रजातियों के लिए उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? कील यानी कि रिवेट यानी कि कलपुर्जे। तो उन्होंने कहा कि जो कील है जिससे वो पार्ट्स जुड़े हुए हैं एरोप्लेन के, हवाई जहाज के, वो प्रजाति है, और हवाई जहाज एक पूरा परितंत्र, यानी कि परितंत्र को उन्होंने हवाई जहाज माना। और उन्होंने कहा कि अगर परितंत्र हवाई जहाज के समान है, तो जो उसमें विभिन्न प्रकार की कीलें हैं, रिवेट है, वो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। तो जिस प्रकार से छोटी छोटी कीलें मिलकर हवाई जहाज के विभिन्न भागों को जोड़ती हैं और एक पूरा हवाई जहाज बनाती हैं, एरोप्लेन बनाती हैं, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जुड़कर मिलकर एक कंप्लीट परितंत्र का निर्माण करती हैं। उन्होंने कल्पना की कि यदि हवाई यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक कील को निकाल कर ले जाए, अर्थात एक कील को निकालने का मतलब क्या है कि एक प्रजाति विलुप्त हो जाए, एक प्रजाति वहाँ से समाप्त हो जाए, तो धीमे धीमे प्रारंभ में इतना अधिक प्रभाव हवाई जहाज पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब प्रजाति के नष्ट होने से परितंत्र पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे कील उसमें से निकलती जाएगी, अर्थात परितंत्र से विभिन्न जाति प्रजाति लुप्त होती चली जाएंगी, तो धीरे धीरे हवाई जहाज की सुरक्षा प्रभावित होने लगेगी, अर्थात परितंत्र जो होगा ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, मतलब वो एडवर्सली इफेक्टेड हो जाएगा, और धीरे धीरे हवाई जहाज खतरनाक रूप ले लेगा, और खतरनाक रूप से कमज़ोर होकर उसकी क्षति की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार से लगातार जातियों के धीमे धीमे विलुप्त होने से परितंत्र खतरनाक हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, और उसके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा हो जाएंगी। यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि कील कहाँ से निकाली गई है। अगर वो कील हवाई जहाज की सीट के अंदर या हवाई जहाज के अंदर से निकाली गई है, अर्थात कोई ऐसी जाति विलुप्त हुई है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव परितंत्र पर नहीं डालती है, यानी कि सामान्य जाति है, तो उसके नष्ट होने से इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शीघ्र ही वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी के प्रकार से अगर प्रजाति जो होती है, जो सामान्य प्रजाति लुप्त होती है, तो परितंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि कील ऐसी जगह से निकाली गई है जो बहुत ही
क्रूशल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे पंखों से निकाली गई है, या प्रजाति के संदर्भ में देखें तो एक ऐसी प्रजाति विलुप्त हुई है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, लाइक कीस्टोन प्रजातियाँ जो परितंत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो इससे हवाई जहाज पर बहुत तेज़ी से बहुत जल्द इफेक्ट होगा और वो परितंत्र अचानक कमज़ोर हो जाएगा इसी प्रकार से प्रजाति के लुप्त होने से। तो उन्होंने परितंत्र पर तत्काल प्रभाव के लिए कीस्टोन प्रजाति को उदाहरण दिया, यानी कि जो वो प्रजातियां जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है परितंत्र पर, उनको उन्होंने कंपेयर किया पंखों की कील से, और जो सामान्य प्रजाति थी उनको कंपेयर किया उन्होंने जो अंदर की कील थी या सीट के नीचे की कील थी। तो उनके अनुसार कि परितंत्र एक हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, जिसमें विभिन्न कीलों की सहायता से विभिन्न पार्ट्स जुड़े हुए हैं। परितंत्र को उन्होंने एरोप्लेन माना, कील, कलपुर्जों और रिवेट को उन्होंने प्रजाति माना। तो उनके अनुसार अगर एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है, अर्थात एरोप्लेन से कील हटा दी जाती है, तो उसका एकदम शीघ्र प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो कील अंदर से ली गई है तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो कील बाहर से निकाली गई है, अर्थात पंखों से निकाली गई, क्रूशियल जगह से निकाली गई है, तो उसका प्रभाव बहुत तेज़ी से खतरनाक तरीके से होगा। और सामान्य कीलों के निकालने से, धीमे धीमे निकालने से शुरू में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लगातार कील निकलने से प्रभाव बढ़ता चला जाएगा और वो खतरनाक हो जाएगा और जो उसकी जो एरोप्लेन है वो खतरनाक स्थिति में चला जाएगा। इसी प्रकार से शुरू में अगर सामान्य प्रजाति विलुप्त होती है तो परितंत्र पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन लगातार अगर प्रजातियाँ विलुप्त होती जाती हैं तो परितंत्र पर एकदम प्रभाव पड़ने लगता है और वो खतरनाक रूप ले लेता है और वो नष्ट होने की तरफ चलता है। लेकिन अगर सामान्य कील निकाली गई है तो इतना आंशिक प्रभाव एकदम नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से सामान्य प्रजाति के विलुप्त होने से एकदम परितंत्र प्रभाव होता है। लेकिन अगर वो कील निकाली गई है किससे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से, पंखों के पास से, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से प्रभाव डालेगा एरोप्लेन पर, सुरक्षा उसकी खतरनाक हो जाएगी और वो खराब हो सकता है और उसकी स्थिति चिंताजनक होगी। इसी प्रकार से अगर परितंत्र से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूशल जाति विलुप्त होती है जैसे कीस्टोन जाति, तो परितंत्र अचानक एकदम बहुत तेज़ी से खतरनाक हो जाएगा और वो फ्रेजाइल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और उसके नष्ट होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा हो जाएंगी। अब हम लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की क्षति के बारे में पढ़ेंगे। जाति उद्भव यानी कि स्पेशिएशन यानी कि जाति का बनना, नई जाति का बनना जाति उद्भव या उद्भवन यानी कि स्पेशिएशन कहलाता है। तो स्पेशिएशन से नई जातियों का निर्माण होता है, लेकिन स्पेशिएशन को किसी ने नहीं देखा होता है। ये एक बहुत लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है जो पुराने ज़माने से चली आ रही है और ये बहुत धीमी प्रोसेस है, इसलिए कोई नहीं देख पाता। इसलिए इसे संदेह की दृष्टि से देखा सकता है कि स्पीशीज़ फॉर्मेशन होता है, लेकिन स्पीशीज़ का लॉस यानी कि बायोडायवर्सिटी का लॉस, विभिन्न जातियों का जो विलुप्तीकरण है वो होता आ रहा है और अब भी लगातार चलता आ रहा है। और जीवाश्म अभिलेख यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड्स भी इस कहानी का प्रदर्शित करते हैं। वो उनके सशक्त और अकाट्य प्रमाण हैं कि हाँ, जैव विकास के दौरान विभिन्न प्रकार की जातियाँ विलुप्त हुई हैं। लेकिन मानव के विकास के बाद जीव जातियों की विलुप्तीकरण का जो ये प्रक्रिया है या जीव जातियों का विलुप्त होना वो अधिक हो गया है। अर्थात मानव के विकास से पहले भी जीव जातियाँ विलुप्त होती थी, आज भी हो रही हैं और पहले भी होती रही हैं, लेकिन मानव के विकास के बाद ही इनकी दर में वृद्धि हुई है। मानव ने अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों में अपनी घर, अपनी सड़कें, अपने लिए जो सुख सुविधाओं की चीज़ें बनाना प्रारंभ किया, उससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणों का नष्ट हो जाते हैं और उससे विभिन्न प्रकार की जीव जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। जो उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से जो 2000 से भी अधिक मूल जो देशज पक्षी हैं यानी कि जो बर्ड्स हैं, उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई हैं। IUCN के अनुसार यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार जो रेड डाटा बुक है यानी कि रेड लिस्ट है, उसके अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 यानी कि 784 प्रजातियों
का विलुप्तीकरण हुआ है, अर्थात वो विलुप्त हो गई हैं। इन प्रजातियों में से 338 प्रजाति जो होती है वो वर्टिब्रेट्स की होती हैं, यानी कि पृष्ठधारी जंतुओं की हैं। 359 अपृष्ठधारी यानी कि इनवर्टिब्रेट यानी कि नॉन कॉर्डेट्स की है, और 87 पादप प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं। पिछले नज़दीकी समय में यानी कि रिसेंटली जो स्पीशीज़ लुप्त हुई हैं, प्रजाति विलुप्त हुई हैं, वो है मॉरिशस से विलुप्त डोडो पक्षी, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, अफ्रीका से विलुप्त हुआ क्वागा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसिन, और बाघ की 3 उपप्रजातियां बाली, जावन और कैप्सियन ये रिसेंटली एक्सटिंक्शन यानी कि विलुप्तीकरण के उदाहरण हैं। मात्र पिछले 20 वर्षों से 27 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, और जो उभयचर वर्ग है यानी कि जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें सबसे अधिक विलुप्तीकरण हुआ है, अर्थात उनकी सबसे अधिक प्रजातियां विलुप्त हुई हैं। IUCN के अनुसार जो 15,500 प्रजाति हैं उन पर विलुप्तीकरण का खतरा है, अर्थात वो विलुप्ति की कगार पर है। अगर वर्गों की दृष्टि से देखा जाए तो उभयचरों की 32% जातियाँ, स्तनधारियों की 23% जातियाँ, पक्षियों की 12% जातियाँ और अनावर्तबीजियों की 31% यानी कि जिम्नोस्पर्म्स की 31% प्रजातियों पर विलुप्तीकरण का खतरा है, अर्थात वो विलुप्ति के कगार पर है, उनमें विलुप्ति का खतरा ज़्यादा है। विलुप्तीकरण का जो प्रक्रिया है यानी कि जो जीवों के विलुप्तीकरण होता है वो प्राकृतिक रूप में भी होता है, और अब तक 5 प्रमुख विलुप्तीकरण के मास एक्सटिंक्शन हुए हैं यानी कि सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ है, और अब जो विलुप्तीकरण चल रहा है उसे हम छठा मान सकते हैं। लेकिन जो अब चल रहा है छठा वाला, ये मानव के या मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है, प्राकृतिक वजह से ये नहीं बढ़ रहा इतना। इसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन बोलते हैं, यानी कि जो मानव के कारण होने वाला विलुप्तीकरण है। और जो जैव विविधता का जो विलुप्तीकरण है उसके जो प्रमुख कारण हैं या जो कॉजेज़ हैं वो 4 कॉजेज़ हैं जिसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो रही है। एक प्राकृतिक आवासों का नाश होना और प्राकृतिक आवासों का टुकड़ों में बंटना यानी कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। विदेशी जातियों का आगमन यानी कि आगमन यानी कि एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, इनको एक्जॉटिक स्पीशीज़ भी बोलते हैं। सहविलुप्तता यानी कि को एक्सटेंज, और अतिदोहन यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब जो पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो मानव के द्वारा अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने घरों बनाने के लिए, सड़कों बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए और विभिन्न कार्य करने के लिए जो मानव है वो पर्यावरण को यूज़ करता जा रहा है, पेड़ों को काटे जा रहा है, जंगलों को काटे जा रहा है। इसके कारण जो प्राकृतिक आवास हैं वो पहले से छोटे होते जा रहे हैं, यानी कि उनका नाश हो रहा है। तो पिछले 150 वर्षों में ये ज़्यादा हुआ है, मानव का विकास अधिक हुआ है। जो इसका एग्जाम्पल है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है, जो कभी पूरे वनों के 14% हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ पर वो कट कर 6% के आसपास रह गए हैं। सोयाबीन की खेती के लिए और कैटल्स के लिए वहाँ पर वनों को काटा गया, और इसके कारण वो अब 14% से घटकर 6% के आसपास रह गया है। इसके अलावा मानव के विकास के साथ साथ जो पॉल्यूशन हुआ है, प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है प्रजातियाँ, जिसके कारण अनेक स्पीशीज़ जातियाँ अपने आप को वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाती और वो वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। जैसे लाइकेन जो होते हैं SO2 पॉल्यूशन में, यानी कि SO2 प्रदूषण में सर्वाइव नहीं कर पाते प्रदूषण में, इसीलिए प्लेन्स में लाइकेन नहीं पाए जाते और केवल ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होता। अब जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक आवासों का टुकड़ों में बंटना। एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक बहुत बड़ा कंटिन्यूअस लगातार एरिया जो होता है, हैबिटेट होता है यानी कि आवास होता है, वो रिड्यूस होता है साइज में, आकार में, प्लस इसके साथ साथ वो 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में बंट जाता है। सड़क बनने के कारण, रेल लाइन बिछने के कारण, पुल बनने के कारण या किसी भी चीज़ के निर्माण के कारण जो एक बड़ा क्षेत्र था वो घटता भी है
और वो 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में भी बढ़ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। और जो सबसे बड़ा खतरा है जातियों के लिए, यानी कि जिसके कारण प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वो मेन रीज़न जो है वो है वाइल्ड लाइफ के नष्ट होने का। जो सबसे प्रमुख कारण है वो नेचुरल हैबिटेट का नष्ट होना है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। दूसरा है विदेशी जातियों का आक्रमण यानी कि आगमन, यानी कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगर किसी स्थान पर कोई एलियन या एग्जॉटिक स्पीसीज यानी कि विदेशी स्पीसीज जो वहाँ की देशज नहीं होती है, बाहर से है, वो वहाँ इंट्रोड्यूस की जाए, वहाँ पर लाई जाए, या वो अपने आप वहाँ आ जाती है, तो वो वहाँ किसी विशेष पर्पस से लाई जाती है। तो अगर कोई बाहर की स्पीसीज किसी जगह पर लाई जाती है तो हम उसे एलियन स्पीसीज या एग्जॉटिक स्पीसीज बोलते हैं। तो वहाँ पर उन जातियों के लाने से ये देखा जाता है कि जो वहाँ की अनेक स्पीशीज़ होती हैं, जो वहाँ की देशी जातियाँ होती हैं, वो विलुप्त होने लगती हैं। अर्थात एलियन स्पीशीज़ वहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, विशेष रूप से आइलैंड इकोसिस्टम पे। जैसे वाटर हायसिंथ यानी कि इकॉर्निया जिसे बोलते हैं, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन ये अपने फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि ये कायिक या वृद्धि जनन के द्वारा बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है, और ये सारे स्थान जो पानी का जो स्थान है सब उसमें घेर लेता है, और वहाँ पर अनेक एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है। अर्थात अनेक जलीय पादपों और अनेक जलीय जंतुओं की डेथ हो जाती है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन ये खुद यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा नाइल पर्क एक लार्ज शिकारी मछली है, प्रीडेटर फिश है, जो इंट्रोड्यूस की गई थी लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका में। उसने वहाँ पर बहुत सारी इकोलॉजिकली जो पारिस्थितिकीय रूप से विशिष्ट समूह था जंतुओं का, जो जिसमें 200 से ज़्यादा नेटिव स्पीशीज़ थी किकेड फिश की, किल्ड फिश की, उनको उन्होंने नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, उनको वहाँ से खाना स्टार्ट कर दिया और ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया, जो वो वहाँ से धीमे धीमे ख़त्म होने लगी। इसके अलावा इन्वेडिव स्पीशीज़ यानी कि जो आई हुई स्पीशीज़ होती है, पार्थीनियम ग्रास यानी कि जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, और लेंटेना जो होती है वो टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट करती है। लेंटेना वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, वहाँ पर इन्वायरमेंटल डैमेज करती है, पर्यावरणीय नुकसान करती है, और वहाँ बहुत सारी स्पीसीज़ को ख़त्म कर देती है। इसका एक एग्जाम्पल और है अफ्रीकन कैटफिश। जो अफ्रीकन कैटफिश है क्लैरियस गैरिपियनियस, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। उसने इंडियन कैटफिश को वहाँ से ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। अर्थात उसके इंट्रोड्यूस होने से, जो अफ्रीकन कैटफिश के इंट्रोड्यूस होने से इंडियन कैटफिश जो होती है, जो भारतीय कैटफिश है, वो वहाँ से विलुप्त होनी स्टार्ट हो गई। तीसरा जो है को एक्सटेंशन है। को एक्सटेंशन मतलब सह अस्तित्व, सह विलुप्तिकरण है। अनेक जातियाँ विकास के दौरान साथ साथ को इवॉल्व होती हैं, अर्थात सह विकसित हुई होती हैं, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाती हैं, और दोनों का एक दूसरे के बिना जीवन सामान्यतः संभव नहीं होता। जैसे विशिष्ट प्रकार के कीट, विशिष्ट प्रकार के जो पादप होते हैं, उनमें परागण यानी कि पॉलिनेशन करते हैं, और एक ही स्पीशीज़ के नष्ट होने से, अगर प्लांट नष्ट हो जाएगा तो एनिमल स्पीशीज़ नष्ट होने लगती है, और अगर एनिमल नष्ट हो जाती है तो प्लांट स्पीशीज़ नष्ट होने लगती है। तो इसको जब एक जाति के कारण दूसरी जाति नष्ट होने लगती है, तब हम इसे बोलते हैं सह विलुप्तता यानी कि को एक्सटेंशन। जैसे जो यक्का प्लांट होते हैं, तो उनमें एक विशिष्ट प्रकार के कीट, इंसेक्ट जो होते हैं, वो पॉलिनेशन करते हैं। प्रोनुबा उनका नाम होता है। अगर प्रोनुबा इंसेक्ट हट जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो यक्का प्लांट का अस्तित्व भी अधिक समय तक नहीं रहेगा और वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई होस्ट फिश या होस्ट बर्ड यानी कि पोषक मछली या पोषक
पक्षी नष्ट हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो उससे संबंधित विशिष्ट प्रकार के जो परजीवी होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं, विलुप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार के विलुप्तीकरण को हम बोलते हैं सहविलुप्तता। नेक्स्ट है अतिदोहन यानी कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर नेचर में कोई पादप और जंतु स्पीसीज अत्यधिक मात्रा में यूज़ की जाती है, अर्थात उसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, अतिदोहन किया जाता है, तो जैव समष्टि में उस जाति की, प्रजाति की जो नष्ट होने की या विलुप्त होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक हो जाती है। तो जो दोहन करने वाले जंतु होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर वो छोटी समष्टि जिससे वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जिससे वो यूज़ कर रहे हैं, उसको बहुत अधिक जाकर यूज़ करने लगते हैं, तो वो स्पीसीज धीमे धीमे नष्ट होने लगती है। जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का जो रिसेंट एग्जाम्पल है वो है स्टीलर समुद्री गाय, और इसके बाद पैसेंजर पिजन जो होते हैं वो रिसेंट एग्जाम्पल है जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण नष्ट हुए हैं। इसके अलावा भारतीय मेंढक, शेर और अन्य प्रजातियां भी जो होती हैं वो अतिदोहन का शिकार हुई है, और अब जो भारतीय मेंढक है उस पर भी विलुप्तीकरण का खतरा मंडराया हुआ है। इसके अलावा भी और बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, जैसे बुस्टर्ड बर्ड्स होती है राजस्थान में, उसका भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, इसलिए वो भी खतरे में है, यानी कि उसका विलुप्तीकरण खतरा है। तो ये मेन 4 कारण हैं जिसके कारण अब जो बायोडायवर्सिटी है वो धीमे धीमे नष्ट होती जा रही है या उसके विलुप्तीकरण का खतरा ज़्यादा हो गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।